तो रोबोटिक सर्जरी में एक्चुअली 3 पार्ट होते हैं इसके। एक सर्जन कंसोल होता है, एक पेशेंट कार्ट होता है, एक विज़न कार्ट होता है। तो इसमें जो एक्चुअली सर्जरी रोबोट नहीं करता, सर्जरी डॉक्टर ही करता है। लेकिन जो पेशेंट के पेट में जो इंस्ट्रूमेंट जाते हैं वो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं। उसके फ़िल्टर कर देती है। जैसे कोई भी जर्की मूवमेंट अगर है, अगर मोशन हमने थोड़ा ज़्यादा कर दिया तो उसको फ़िल्टर करके बहुत ही फाइन मूवमेंट्स से पेशेंट के ऑर्गन्स में होती हैं। लेकिन रोबोटिक सर्जरी में हमें डेप्थ का भी पता लगता है, और जब हम कंसोल में अपनी आंखें रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट पे लगाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम पेशेंट के पेट में बैठे हुए हैं अंदर। कि जो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हर जगह घूम सकते हैं। तो जैसे अपने पेल्विस में सर्जरी करनी है, थोरैक्स में करनी है, तो जहाँ पर बहुत कम जगह होती है, तो ये इंस्ट्रूमेंट बहुत फाइन तरीके से वहाँ पे जाके बहुत ही जो आपकी बॉडी में चीज़ें बहुत नर्व, आर्टरी, वेसल्स ऐसी चीज़ें बहुत पास पड़ी होती हैं, तो वहाँ पे डाइसेक्शन करना रोबोट के साथ बहुत हेल्पफुल होता है। हाँ जी, रोबोट अपने आप एक भी नहीं चलेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली एक सर्जरी की कॉस्ट अगर आप 3 आर्म्स भी यूज़ करते हैं तो अराउंड 50 to 55,000 पड़ेगी। तो इस वक्त आज हम आ पहुंचे हैं टाटा मेडिकल कॉलेज में, जहां हम आपको बताएंगे रोबोटिक सर्जरी के बारे में। रोबोटिक सर्जरी, जिसे आम भाषा में लोग समझते हैं कि रोबोट्स हैं जो हमारी सर्जरी करते हैं, लेकिन रोबोटिक सर्जरी में रोबोट्स का जितना भी काम है वो सारा काम डॉक्टर्स के हाथों से होता है। तो क्या है ये रोबोटिक सर्जरी और किस तरह से ये काम करती है, यहाँ के स्पेशलिस्ट सर्जन जो हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से रोबोटिक काम कर रहा है और आगे कितना फ़ायदेमंद है। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर महेंद्र राणा से। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक्स के सर्जन महेंद्र राणा जी। तो सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हेलो, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि एक रोबोटिक सर्जरी नाम से ही लगता है कि एक रोबोट है, तो इसके बारे में सर थोड़ा सा डीपली हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, रोबोटिक सर्जरी एक मतलब जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे रोबोट कहते हैं, दा विंची रोबोट। और ये इंट्यूटिव एक कंपनी है, वो बनाती है। तो रोबोटिक सर्जरी में एक्चुअली 3 पार्ट होते हैं इसके। एक सर्जन कंसोल होता है, एक पेशेंट कार्ट होता है, एक विज़न कार्ट होता है। तो इसमें जो एक्चुअली सर्जरी रोबोट नहीं करता, सर्जरी डॉक्टर ही करता है। लेकिन जो पेशेंट के पेट में जो इंस्ट्रूमेंट जाते हैं वो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं। वो डॉक्टर के हाथ नहीं जाते। जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या होता है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट अंदर जाते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली डॉक्टर के हाथ में होते हैं वो, और वो डॉक्टर अपने हाथों से उन इंस्ट्रूमेंट को मूव करता है। लेकिन रोबोटिक सर्जरी में रोबोट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो डायरेक्टली डॉक्टर के हाथ में नहीं होते, बल्कि थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स वो कंट्रोल होते हैं। तो रोबोटिक जो कंसोल होता है, डॉक्टर उस कंसोल पे बैठ के मूवमेंट करता है, और वो मूवमेंट ट्रांसलेट होती है रोबोटिक आर्म्स में, और वो मूवमेंट ज़्यादा फाइन होती है क्योंकि उनमें जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी होती है उसके फ़िल्टर कर देती है। जैसे कोई भी जर्की मूवमेंट अगर है, अगर मोशन हमने थोड़ा ज़्यादा कर दिया तो उसको फ़िल्टर करके बहुत ही फाइन मूवमेंट्स से पेशेंट के ऑर्गन्स में होती हैं। सो ये एक रोबोटिक सर्जरी का बहुत अच्छा फ़ायदा है। और लेप्रोस्कोपिक और ये जो रोबोटिक्स है, इसमें कितना डिफरेंस है, क्योंकि सुनने में ही अलग अलग लगते हैं दोनों। देखिए, लेप्रोस्कोपिक जैसे मैंने बताया कि लेप्रोस्कोपिक में एक्चुअली कोई बहुत बड़ी कंप्यूटर या कोई इंस्ट्रूमेंट की साइंस नहीं है। जो लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो डॉक्टर अपने हाथ से पकड़ता है। जैसे आप क्रिकेट में बैट पकड़ते हैं या किसी और चीज़ में कोई भी इंस्ट्रूमेंट अपने हाथ से पकड़ते हैं, और उससे ही जो मूवमेंट करते हैं वो डायरेक्टली अंदर पेशेंट के एब्डोमेन में होगी। लेकिन जो रोबोट होता है, रोबोटिक की जो आर्म्स होती हैं उसमें कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे कि जिसको बोलते हैं हम कि एक तो ट्रेमर रिडक्शन होता है। फिर रोबोट की एक और अच्छी बात होती है कि रोबोट में जो विज़न होता है वो 3D विज़न होता है। जैसे नॉर्मली हम जो लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट में हमारे आगे स्क्रीन होती है, स्क्रीन में 2D दिखता है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ होती है, डेप्थ का उसमें परसेप्शन नहीं होता। लेकिन रोबोटिक सर्जरी में हमें डेप्थ का भी पता लगता है, और जब हम कंसोल में अपनी आंखें रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट पर लगाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम पेशेंट के पेट में बैठे हुए हैं अंदर, और हमें 3D में सब दिखता है। तो उससे एक तो परसेप्शन और विज़न और जो फाइन अंदर ऑर्गन्स होते हैं उनकी एनाटॉमी को हम बहुत ज़्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हैं और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि क्या चीज़ क्या है, क्या हमें काटनी है, क्या हमें नहीं काटनी है, और हमारा मूवमेंट कितना रहना चाहिए। जब आप इसकी पढ़ाई कर रहे थे, जब रोबोटिक्स की, तो जब आपने नॉर्मल MBBS आप कर रहे थे, इसमें और इसमें कितना अंतर आपको लगा था उस वक्त? हाँ, जैसे अब अगर आप नॉर्मल सर्जरी करते हैं जिसमें आपका चीरा है, टांका लगता है, उस तरह से।
नहीं, देखिए अब सर्जरी एक्चुअली पुराने टाइम से बहुत आगे बढ़ चुकी है। जो चीरे वाली बात है वो मतलब अभी आज के टाइम में थोड़ा काफ़ी पुरानी हो चुकी है, क्योंकि उसको ओपन सर्जरी बोलते हैं। ओपन सर्जरी में हमें पूरा अपने हाथ अंदर डाल के सर्जरी करते हैं। तो अब आप देखिए, अगर पेशेंट के पेट में आपने हाथ डालना है तो कम से कम 10-15 सेंटीमीटर का इंसिजन तो चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आई, उसमें हम पोर्ट डालते हैं। तो पोर्ट्स के थ्रू फिर हमने उसमें इंस्ट्रूमेंट डाले। अब रोबोटिक सर्जरी आ गई। अब रोबोटिक सर्जरी थोड़ा सा कंप्यूटराइज्ड काइंड ऑफ सर्जरी है, जैसे अब AI चल पड़ा है। तो इसमें तो इसमें काफ़ी हमें एक तो इस रोबोटिक सर्जरी में भी पोर्ट ही डालते हैं, और इसके पोर्ट जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के पोर्ट हैं उनसे भी थोड़े छोटे होते हैं। जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के पोर्ट जैसे 12 mm और 5 के होते हैं, इसके 8 mm के पोर्ट्स होते हैं। और मूवमेंट्स जैसे मैंने बताया कि ये ज़्यादा फाइन होती है, ज़्यादा फाइन एरिया में जाती हैं। और इसमें एक मूवमेंट ऑफ फ्रीडम हम बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि आपके जो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हर जगह घूम सकते हैं। तो जैसे आपने पेल्विस में सर्जरी करनी है, थोरैक्स में करनी है, तो जहाँ पे बहुत कम जगह होती है, तो ये इंस्ट्रूमेंट बहुत फाइन तरीके से वहाँ पे जाके बहुत ही जो आपकी बॉडी में चीज़ें, बहुत नर्व, आर्टरी, वेसल्स ऐसी चीज़ें बहुत पास पड़ी होती हैं, तो वहाँ पे डाइसेक्शन करना रोबोट के साथ बहुत हेल्पफुल होता है। जी, अगला सवाल मेरा हिमाचल से रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगी कि आप कहाँ से हैं और इस लाइन में कैसे आपका आना हुआ है? हाँ, देखिए मैं बेसिकली सरकाघाट से हूँ, डिस्ट्रिक्ट मंडी। एंड बचपन से ही मतलब घर का बैकग्राउंड ऐसा था, पापा बोलते थे कि हाँ डॉक्टर बनना है, तो मुझे भी अच्छा लगा कि ठीक है, तो बन गए। तो फिर मैंने टांडा मेडिकल कॉलेज से ही MBBS किया। फिर पास आउट मैं 2010 में यहाँ से पास आउट हुआ। उसके बाद मैंने बक्सैट ब्लॉक में 4 साल जॉब किया। उसके बाद मैं शिमला IGMC में सेलेक्ट हुआ सर्जरी के लिए, जनरल सर्जरी के लिए। तो वहाँ पे मैंने 3 साल सर्जरी की डिग्री की, MS। उसके बाद फिर मैं SR शिफ्ट करने के लिए फिर से टांडा आया, तो उस टाइम कोविड का टाइम था। तो फिर उस टाइम थोड़ा आगे पढ़ाई करने का भी मन किया और थोड़ा टाइम भी मिल गया। तो उस टाइम मैंने सुना कि एम्स दिल्ली में एक नई ब्रांच उन्होंने मिनिमल एक्सेस सर्जरी करके उन्होंने सुपर स्पेशलाइजेशन स्टार्ट किया है। तो वो मुझे बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव चीज़ लगी, और ऐसा लगा कि दिस इज़ काइंड ऑफ फ्यूचर ऑफ सर्जरी। तो मैंने उसकी फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर पहले तो कुछ आइडिया नहीं था कि उसका एग्ज़ाम किस टाइप का होगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या वो पूछेंगे, क्योंकि सब नया था। बट फिर मैंने वहाँ जाके देखा, फिर पुराने कुछ क्वेश्चन पेपर लिए, 1-2 बार एग्ज़ाम दिया। तो उसके बाद फिर मैं समझ गया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एंड देन आई क्लियर्ड द एग्ज़ाम, और फिर 3 साल वहाँ ट्रेनिंग करने के बाद नाउ आई एम बैक। तो आपकी दोबारा ही MBBS करने के बाद जो है दोबारा ही आपकी यहीं पर ही एक दोबारा नौकरी लगी है, जिसको कहेंगे कि रोबोटिक में आप मेजर सर्जन के रूप में यहाँ पर पहुँच गए। उसके लिए तो बहुत बहुत बधाई आपको। जैसे मैं हिमाचल की बात कर रही थी कि हिमाचल में रोबोटिक सर्जरी को बहुत अलग तरीके से देखा जा रहा है कि शायद रोबोट्स होंगे जो हमारी सर्जरी करेंगे, लेकिन लोगों को ये बताना चाहें कि ये रोबोट्स नहीं होंगे, इनके जो रिमोट कंट्रोल्स होंगे वो डॉक्टर्स के हाथ में रहेंगे। क्या ऐसा है? हाँ जी, रोबोट अपने आप एक MM भी नहीं चलेगा। रोबोट का आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई एक नॉर्मल कार होती है, फिर एक बहुत ही अच्छी कार, या फिर बहुत ही बढ़िया, जैसे आप अच्छा ब्रांड की कोई गाड़ी समझ सकते हैं कि लैम्बोर्गिनी टाइप की। लेकिन आप ऐसा समझेंगे कि वो गाड़ी खुद ही घूमेगी, चलेगी, तो भी ड्राइवर से। तो बस वही है कि इंस्ट्रूमेंट अच्छे हैं, फाइन हैं, और इसमें कंप्यूटराइज सिस्टम है, लेकिन मूवमेंट ये डॉक्टर के बिना नहीं करेगा। इसमें जितना डॉक्टर मूव करेगा, हाँ ये थोड़ा सा प्रिसीजन आपका अच्छा होगा, क्योंकि इसकी मूवमेंट्स फाइन होंगी, विज़न आपका अच्छा होगा। और जैसे इसमें जैसे अच्छे कैमरा से आपको बहुत जैसे 20x जूम इस टाइप की हम बातें करते हैं, तो वैसे इसमें भी जूम काफ़ी ज़्यादा आप डिटेल में चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन हाँ, अपने आप इसमें कुछ भी नहीं होगा। जैसे आप इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ पर रोबोटिक के जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हैं, तो उनको एट अ टाइम कितने वक्त के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसका जो खर्चा है वो कितना तक आ सकता है? देखिए, रोबोटिक सर्जरी में नॉर्मली रोबोटिक आर्म्स यूज़ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल एक सर्जरी में 4 पोर्ट डलते हैं, उसमें 4 रोबोटिक आर्म्स यूज़ होती हैं। एक आर्म की कॉस्ट राउंड अबाउट 50-55,000 होती है। और जो एक आर्म होती है उसकी लाइफ जो होती है वो कंपनी ने पहले से डिसाइडेड होती है, अराउंड 12 to 15 टाइम्स हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वो डिस्कार्ड करना पड़ती है वो आर्म। तो दैट मीन्स कि आप एक आर्म जिसकी कॉस्ट 55-60 हज़ार होती है, उसको 15 बार यूज़ कर सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली एक सर्जरी की कॉस्ट अगर आप 3 आर्म्स भी यूज़ करते हैं तो अराउंड 50 to 55,000
पड़ेगी। Okay. और वो मतलब अगर पेशेंट पुअर है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की जो स्कीम है उनके थ्रू फिर वो गवर्नमेंट को उठानी पड़ेगी। तो इसके रख रखाव के लिए किस तरह से सारा तैयारी रहती है? देखिए, रख रखाव के लिए इसके कुछ तो कंपनी के भी लोग होते हैं, और जो ओटी असिस्टेंट्स होते हैं जो मशीन को देखते हैं उनको भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी हमारी हेल्प करते हैं। तो इस टाइप मतलब तो 2-3 लोग होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। जैसे हमारे नॉर्मल सर्जरी में भी हमारे ओटी असिस्टेंट सिस्टर्स होती हैं, वो हमारी हेल्प करती हैं। तो वैसे रोबोटिक की मशीन की देखभाल के लिए भी स्पेशल लोग होते हैं। तो रोबोटिक्स से जो मेजर बीमारियां हैं, जैसे आप कैंसर ले लीजिए या कोई और मेजर प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें कितना लाभ मिलता है इससे? देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छे से दिखेगी और कोई इंस्ट्रूमेंट आपका बहुत ज़्यादा फाइन डाइसेक्शन कर सकता है, तो आप उस बीमारी को अच्छे से निकाल सकते हैं। और जैसे अगर मैं कैंसर की बात करूं तो कैंसर में एक लिम्फ नोड्स होते हैं जो हमें कैंसर के साथ निकालने होते हैं। वो लिम्फ नोड्स से कई बार बहुत ही डेलिकेट्स जगह पे होते हैं, तो वहाँ तक पहुँचना, वहाँ तक जाना, वो डेफिनेटली रोबोट उसमें ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जो क्लियरेंस होती है, जैसे अगर हम टोटल क्लियरेंस ऑफ डिजीज़ जिसको बोलते हैं सर्जरी से, वो रोबोट से डेफिनेटली थोड़ी सी ज़्यादा हम उम्मीद कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या रहते हैं, क्योंकि लोगों को अभी तक इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो किस तरह से लोगों को ये आप क्लियर कर पाएंगे कि इनसे जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे फ्यूचर में? देखिए, रोबोटिक सर्जरी डेफिनेटली लेप्रोस्कोपिक और ओपन सर्जरी से बेटर है। ड्रॉबैक जो है वो सीधा सा ड्रॉबैक है कॉस्ट का, क्योंकि रोबोट मतलब इंडिया में अभी नहीं बनते हैं, ये सारे इंपोर्ट होते हैं फॉरेन कंट्री से। तो इसलिए ऑब्वियसली जब भी कोई चीज़ बाहर से आएगी तो वो कॉस्टली होती है। और बहुत सारी कंपनीज़ भी अभी इसमें नहीं आ रही हैं, कुछ कंपनीज़ आ रही हैं, वो धीरे धीरे अपने रोबोट बनाएगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो रोबोट की कॉस्ट जो होगी वो कम होगी। इंडिया में भी अपने कुछ रोबोट अभी बन गया है इंडिया का रोबोट, लेकिन शायद अभी तक वो मार्केट में इतना डोमिनेट नहीं कर रहा। अभी तक सबसे जो मेनली हर जगह मैक्सिमम जगह जो यूज़ होता है वो ये इंट्यूटिव का दा विंची रोबोट ही यूज़ होता है। तो धीरे धीरे इसकी कॉस्ट कम होगी इवेंचुअली, और जैसे बाकी कंपनीज भी बीच में आएंगी तो उसके बाद फिर जब रोबोट की कॉस्ट कम होगी तो रोबोटिक सर्जरी की कॉस्ट भी कम होगी। लेकिन फ्यूचर रोबोटिक सर्जरी का है और पेशेंट्स के लिए भी रोबोटिक सर्जरी अच्छी है। एक ही फैक्टर है वो कॉस्ट है। अब वो कॉस्ट के लिए गवर्नमेंट कुछ जो भी पॉलिसीज़ बनाएंगी तो उस हिसाब, और धीरे धीरे जैसे मैं बोल रहा हूँ इवेंचुअली टाइम के साथ रोबोटिक सर्जरी की कॉस्ट कम होगी। आफ्टर स्टडी सर अभी कोई चांस मिला है आपको रोबोटिक का? कुछ ऐसे कोई पेशेंट अगर आपके पास आया हो? एम्स दिल्ली में हमने काफ़ी रोबोटिक सर्जरी की है। तो किस तरह से रिस्पॉन्स रहा है सर उसका? रिस्पॉन्स वही, मतलब इट लुक्स वेरी एलिगेंट ऑन स्क्रीन, और करती बार भी काफ़ी अच्छा लगता है, और ब्लीडिंग भी रिलेटिवली कम होती है क्योंकि आपके प्लेन्स और डाइसेक्शन काफ़ी फाइन होती है। हाँ, जैसे आप ब्लीडिंग की बात करें, क्योंकि नॉर्मली जब हम सर्जरी करते हैं या जैसे आप लोग सर्जरी करते हैं तो उसमें चीरा बहुत बड़ा लगता है, जिसके टांके हैं, भरने में बहुत समय लगता है। तो इसमें और उसमें किस तरह से फ़र्क रहता है? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे इक्विपमेंट्स आपके हैं जो एक पाइप जैसा होता है, तो उसी तरह से वो सारी चीज़ें होती हैं। हाँ जी, क्योंकि अब जैसे हम पोर्ट्स के थ्रू अंदर जाएंगे तो स्किन पे जो इंसिजन होता है, जैसे हम अगर पुराने लोगों से बातें करते थे तो वो घर जाके ऐसे डिस्कस करते थे कि मुझे तो 25 टांके लगे हैं, मुझे तो 30 टांके लगे हैं। वो उस तरीके से सर्जरी की ग्रेविटी को डिस्कस करते थे। लेकिन अब ऐसा होता है कि पोर्ट आपके 4-5 ही होंगे अंदर से, फिर चाहे आप गॉल ब्लैडर निकालें चाहे किडनी निकाल लें, मतलब ऑपरेशन अंदर जाके बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन बाहर से पोर्ट्स उसके 3 या 4 ही रहेंगे। तो और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमें थोड़ा सा इंसिजन लगा के ऑर्गन बाहर निकालने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपने रोबोट से किसी या लेप्रोस्कोपी से किसी का किडनी का ऑपरेशन किया है तो उस किडनी को निकालने के लिए थोड़ा सा इंसिजन देके उसे निकालना पड़ता है। वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा उसके लिए। लेकिन फिर भी ओवरऑल पहले के मुकाबले तो काफ़ी कम है, मतलब इंसिजन मैक्सिमम तो आप मतलब 4 अगर पोर्ट डालेंगे तो 4 ही स्टिच लगेंगे। तो समय कितना लगता है सर? जैसे कभी 8 घंटे लगते हैं, कभी 10 घंटे लगते हैं, इसमें थोड़ा सा समय की कमी रहेगी? देखिए, समय के बारे में ऐसा है कि समय डिपेंड करता है कि आप रोबोट से कौन सी सर्जरी कर रहे हैं। ये फिर जैसे गाड़ी का मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आप बोलेंगे कि गाड़ी से चंडीगढ़ जाना है और गाड़ी से आपको जस्ट हमीरपुर तक जाना है तो वही हिसाब यहाँ पे भी है कि सर्जरी अगर आपने सिर्फ गॉल ब्लैडर की सर्जरी करनी है तो वो आधे घंटे में हो जाएगी। अगर आपने कोई मेजर सर्जरी करनी है जैसे कैंसर की लेफ़्ट मान लो हेमिकोलेक्टमी करना है या फिर विपल एक सर्जरी होता है तो उसमें उस हिसाब से 4-5 घंटे भी लग सकते हैं। ओके, तो सर
आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। तो लास्ट में सर एक सवाल आपसे करूँगी कि लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे इस रोबोटिक सर्जरी के बारे में, क्योंकि कुछ लोग अभी भी सिर्फ वही दिमाग में लेके चले हैं कि एक रोबोट है जो हमारी सर्जरी करने वाला है। नहीं, रोबोट तो नहीं सर्जरी करेगा, सर्जरी डॉक्टर ही करेंगे और रोबोट डॉक्टर्स की हेल्प करेगा, जिससे अल्टीमेटली फ़ायदा जो होगा वो पेशेंट्स को होगा और डॉक्टर्स को भी होगा कि वो थोड़ा ईज़ के साथ सर्जरी कर पाएंगे। लेकिन बस ये होता है कि हर चीज़ का एक लर्निंग कर्व होता है। जैसे डॉक्टर्स को भी एक नई चीज़ सीखने में टाइम लगता है, तो वैसे हमें भी पहले सिंपल सर्जरी हम करेंगे, उससे फिर उसके बाद थोड़ी और टफ सर्जरी करेंगे, फिर और टफ करेंगे, तो हमारा भी एक लर्निंग कर्व रहेगा। तो जितना ज़्यादा डॉक्टर का एक्सपीरियंस होता है उतने ज़्यादा फिर अच्छे से और उतनी ज़्यादा बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी वो कर सकते हैं। और इसके साथ मैं मतलब हिमाचल गवर्नमेंट को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने इस टाइप का विज़न रखा कि हिमाचल जैसी स्टेट में आप उस लेवल की सर्जरीज प्रोवाइड करने का उनका विज़न है, जो अभी दिल्ली और मेट्रो सिटीज़ में हो रही हैं। सो इट्स ए ग्रेट स्टेप आई थिंक। जी, थैंक यू वेरी मच सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ महेंद्र राणा, जो रोबोटिक के सर्जन हैं और इन्होंने रोबोटिक सर्जरी के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी दी है। फिलहाल के लिए अनंत ज्ञान में इतना ही।